बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सेल। ठीक है, जैसे कि आप लोग सेल का टॉपिक आप लोगों का चल रहा था, तो सेल्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया था। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में आपका कंप्लीट हो गया था, है ना। अब हम लोगों को जो बात करना है वो हम लोगों को बात करना है कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को हम लोग मैनेजर ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस को हम लोग कई सारे नेम्स देते हैं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस का कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी वजह से हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतने सारे नेम्स दिए। भाई डायरेक्टर ऑफ सेल्स बोला, यूनिट ऑफ सेल्स बोला, मैनेजर ऑफ सेल्स बोला, ब्रेन ऑफ सेल्स बोला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि न्यूक्लियस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एक सेल्स के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इसे हम लोग मैनेजर्स ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि वो चीजों को मैनेज करने का काम करता है कि सेल्स के अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इन सबको मैनेज करने का काम करता है। इसीलिए इसे हम मैनेजर ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, तो आते हैं देख लेते हैं। जैसा कि पहला मैंने लिखा है कि इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कि ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इट कंट्रोल द सेलुलर फंक्शंस। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सेलुलर फंक्शंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपके सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए जैसे कि आपका ये रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इन सबको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, इतने नामों से हम इसे जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले भी। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेल का पहला वीडियो बनाया था, आपकी पहली क्लास सेल्स की लगी थी, तो वहां पे मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं अगर बात करते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है ये आप जानते ही हो कि सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर जो लिक्विड सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सा फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म मिलाकर क्या बना है? प्रोटोप्लाज्म बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक लिविंग कंपोनेंट है। और आपको बता दें कि प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इसे मतलब कि कोशिका की जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है पुरकिंजे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आपको मैंने 4 से 5 डिस्कवर्ड अभी तक में पढ़ाए हैं जो आपको लर्न करना है, क्योंकि ये डिस्कवर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, है ना। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्या क्या मैंने आपको डिस्कवर बताया था, एक बार लर्न कर लेते हैं। मैंने आपको सेल का डिस्कवर बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियस का डिस्कवर बताया। ठीक है, और मैंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर बताया। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, और मैंने
आपको न्यूक्लियोलस का भी डिस्कवर्ड बताया था, है ना। न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है, लिख दे रही हूँ इसको, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका का भी डिस्कवर्ड बताया था। सबको याद है, नहीं याद है तो वीडियो को देखिएगा फिर से, ठीक है। और ये चारों लर्न कर लीजिएगा। सेल का रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म अभी बताया पुरकिंजे, और आपका न्यूक्लियोलस केंद्रिका फोंटानव, ठीक है। ये 4 आपको मैंने लर्न कराया था, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। देखो अब अगर साइटोप्लाज्म, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलो अगर मेन टॉपिक की बात करें तो देखिए ये आपका सेल था, और सेल्स के अंदर क्या आपने देखा, न्यूक्लियस देखा। तो न्यूक्लियस वाला पार्ट मैंने आपको पूरा पूरा पढ़ा दिया है। न्यूक्लियस से आपको कुछ नहीं बचा, मैंने फंक्शन आपको बता दिया, न्यूक्लियस क्या होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, न्यूक्लियस, उसके बाद आपका क्या आता है भैया, आपका सेल वॉल में आपने बताया था कि सेल्स की जो लेयर होती है, ठीक है, कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब क्या बचा, मैं आपने बताया था कि ना सेल्स के अंदर कुछ लिक्विड्स ऑफ फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो क्या बताओगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो आप कहोगे मैम साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फ्लूइड है ना। साइटोप्लाज्म क्या है, तो कहोगे द फ्लूइड कंटेंट है, ठीक है। ये एक फ्लूइड कंटेंट, इसमें फ्लूइड कंटेंट होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग कहोगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स में, है ना। तो सेल्स में साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो आप कहोगे कि मैम सेल्स की अगर बात कर रहे हैं, द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन नोन एज साइटोप्लाज्म, है ना। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में, क्योंकि आपका सेल्स, जो सेल्स की कवरिंग होती है सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के आउटसाइड में, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म के क्या बोलोगे, आउट की, जल्दी से बताओ भाई। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो चारों ओर कवरिंग होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जब इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर आपका क्या है, लिक्विड फ्लूइड है। तो लिक्विड फ्लूइड है तो ये कौन सा साइड होगा, इन या आउट, आप कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, तो बात क्लियर हो गई। तो आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है, कि आपके साइटोप्लाज्म कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बताना है भाई, ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताना है कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ठीक है, एंड आपका हो गया क्या बोलते हैं, और कौन सा ऑर्गेनेल्स बचा है आपका, सेंट्रोसोम हो गया आपका, ठीक है, और आपका प्लास्टिड हो गया आपका, ठीक है। मतलब कि आपके 7 से 8 ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक एक करके पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग न्यू ऑर्गेनेल्स के साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने के लिए आप अपना माइंड एकदम फ्रेश रखो और इसको नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए,
अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अब अगर बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, तो देखिए सेल ऑर्गेनेल्स की अगर देखिए ऑर्गेनेल्स को सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सेल्स के दो सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। तो सेल्स ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक भी होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक से भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपको टोटल कितने ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद आपका कौन कौन सा बचा हुआ है अभी और देख लीजिए, सेंट्रोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। और एक दो जो छूटा होगा वो बता दूंगी अभी, वैसे तो लगभग हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इतने ऑर्गेनेल्स आप लोग पढ़ोगे और ये सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसमें से कुछ प्रोकैरियोटिक्स होते होंगे, कुछ यूकैरियोटिक्स होते होंगे, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल की क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया।